गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट में हम चैप्टर 7 पढ़ रहे थे बच्चों, सजीवों के लक्षण एवं वर्गीकरण। बच्चों हमने सजीवों में वृद्धि होती है ये पढ़ चुके हैं हम। सजीव कोशिकाओं के भी बने होते हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं। हमें पढ़ना है सजीवों में प्रजनन की क्रिया होती है। जैसे सभी सजीव अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करते हैं, इसे प्रजनन कहते हैं। जैसे बिल्ली के बच्चे होते हैं, मुर्गी के अंडों से चूजे निकलते हैं, पौधे बीज उत्पन्न करते हैं और बीज से नए पौधे उगते हैं। तो पेड़ पौधे बच्चों जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी अपने समान जीव उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे 9, सजीवों का जीवन काल निश्चित होता है ना। सजीवों का जितना भी जीवन काल होता है, जीवन का समय होता है, वो क्या होता है, निश्चित होता है। सजीव पैदा होने के बाद एक निश्चित काल समय तक जीवित रहते हैं और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। इस काल समय को सजीव का जीवन काल कहते हैं। विभिन्न जीवों का जीवन काल भिन्न भिन्न होता है ना। यानी विभिन्न जीवों मतलब अलग अलग जीवों का जीवन काल जो होता है वो अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। यह जीवन काल कुछ दिनों के से लेकर कई वर्ष तक हो सकता है। चित्र 7.6 में हम देखेंगे बच्चों, यहाँ पर कुछ जंतुओं का जीवन काल 7.6 हम देखते हैं बच्चों। यहाँ पर कुछ जंतुओं का, मनुष्यों का भी दिया हुआ है जीवन काल। मनुष्य अपने जीवन काल में 80 से 100 वर्ष तक जीते हैं, है ना। यहाँ पर कछुआ का चित्र है, चूहा का चित्र है, गिलहरी का, कुत्ता का, हाथी का, घोड़े का, शेर का, ठीक है, और 1 से 4 माह मक्खी का। तो ये किस प्रकार से देखिए, शेर 20 से 25 वर्ष तक जीता है, 25 से 30 वर्ष तक घोड़ा, और 8 से 9 वर्ष तक गिलहरी, 10 से 18 वर्ष तक कुत्ता, और 70 से 90 वर्ष तक हाथी, 120 से 150 वर्ष तक कछुआ, 2 से 3 वर्ष तक चूहा, और 1 से 4 माह तक मक्खी। यानी कि मक्खी का जीवन काल सबसे कम वर्ष का है और सबसे अधिक जीवन काल किसका है, कछुआ का, है ना। 120 से 150 साल तक ये जीते हैं, और मनुष्य 80 से 100 वर्ष और हाथी 70 से 90 वर्ष, है ना। बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सभी का जीवन काल क्या है, सबसे कम मक्खी का है, सबसे अधिक कछुआ का है, फिर उसके बाद मनुष्य का है, फिर हाथी का है, ठीक है। और मनुष्य का कछुआ का सबसे अधिक है, फिर मनुष्य का है, फिर हाथी का है। उसके बाद इधर आप लोग देख सकते हैं 25 से 30 वर्ष तक जो जीता है वो है घोड़ा, ठीक है। यानी कि हाथी के बाद किसका है बच्चों, घोड़े का है। उसके बाद है 20 से 25 वर्ष तक, ये भी जो है शेर का है। उसके बाद में है 10 से 18 वर्ष कुत्ता, उसके बाद 8 से 9 वर्ष गिलहरी, और 2 से 3 वर्ष तक चूहा। यानी कि इन सभी में हम देखेंगे बच्चों तो सबसे कम मक्खी का जीवन काल जो होता है, समय सबसे कम मक्खी का होता है ना, और सबसे अधिक कछुआ का। अब हम देखेंगे 7.2 सजीवों में समानताएं, है ना। सजीवों में क्या क्या समानताएं पाई जा रही हैं उनके बारे में देखेंगे। सभी सजीव चाहे वे जंतु हो या पौधे, उनमें मूलभूत समानताएं पाई जाती हैं। इन सभी का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि जो जीव जंतुओं का शरीर भी कोशिकाओं का बना होता है, और जो पेड़ पौधे हैं वो भी कोशिकाओं के ही बने होते हैं, है ना। तो ये एक समानताएं पाई जा रही हैं। विभिन्न जैविक क्रियाएं गति, प्रचलन, वृद्धि, पोषण, श्वसन, परिसंचरण, प्रजनन आदि समान रूप से चलती हैं।
तो बच्चों यहाँ पेड़ पौधों में भी गति होती है। किस प्रकार से? हम जानते हैं पेड़ पौधे तो स्थिर होते हैं, पर क्या होता है, उनका जो तना होता है, जो जड़ होता है, वे गति करते हैं, है ना। जैसे उनके तना किधर गति करते हैं? जिधर प्रकाश आती हो, है ना, उस ओर गति करते हैं। उनके जड़ उनके जस्ट विपरीत गति करते हैं और उनमें भी प्रजनन होती है। बीजों के द्वारा नए पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं। ठीक है। जीव जंतुओं के समान वे भी पोषण करते हैं, वृद्धि करते हैं, श्वसन करते हैं, परिसंचरण करते हैं। सभी का एक निश्चित जीवन चक्र होता है। इन मूलभूत समानताओं के होते हुए भी इनमें कुछ विभिन्नताएं दिखाई देती है जो उनके वातावरण के कारण उत्पन्न होती है। जैसे स्थलीय जंतु में प्रजनन का कार्य पैरों द्वारा, जलीय जंतु जैसे मछली में फिन्स द्वारा, जबकि पक्षियों में पंखों के द्वारा होता है। तो बच्चों यहाँ पर जो असमानताएं दिखाई दे रही हैं आप सभी को, कुछ विभिन्नता पाई जा रही हैं। किन कारणों से? वातावरण के कारण से, है ना। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे जो जंतु होते हैं अपना प्रजनन पैरों के द्वारा करते हैं, और जलीय जंतु जो जैसे मछली हैं ये अपने फिन्स के द्वारा पानी में तैर पाते हैं, चल पाते हैं। और जबकि जो पक्षी होते हैं बच्चों, ये अपने पंखों द्वारा चलते हैं, क्योंकि जो इनका वातावरण होता है हवा को ये अपने पंखों द्वारा क्या करते हैं? दबाते हैं और ऊपर की ओर और उड़ पाते हैं, है ना। इसलिए विभिन्न वातावरण के कारण ये विभिन्न प्रकार से जैसे स्थलीय जंतु ये विभिन्न प्रकार से, या जो विभिन्नताएं हैं बच्चों, ये विभिन्नताएं वातावरण के कारण उत्पन्न होती हैं, है ना। क्योंकि जो मछली है इनका वातावरण जलीय होता है, पानी होता है ना। और जो जीव जंतु हैं ये स्थल में होते हैं, स्थल पे चलते हैं, इसलिए ये अपने पैरों से चलते हैं। और पक्षी ये वायु में ये उड़ते हैं, इसलिए ये विभिन्नता जो वातावरण के कारण उत्पन्न होती है। अब हम देखेंगे 7.3 सजीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताएं। फर्स्ट है आकार में विविधता, है ना। तो सजीवों में पाई जाने वाली विविधताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे आकार में विविधता। आकार में किस प्रकार से भिन्नताएं पाई जाती हैं? तो घरों में या आसपास रेंगती हुई चींटी अथवा अनाज में पाए जाने वाले घुन को देखें, है ना बच्चों। आप सभी चींटी देखे हैं, घुन के बारे में जानते हैं, है ना, जो चावल गेहूँ वगैरह में पाए जाते हैं। ये हमारी आँखों से दिखाई देने वाले जीव हैं। क्या इनसे भी सूक्ष्म जीव हो सकते हैं? तो बच्चों हम जानते हैं जो घुन है, चींटी है ना, वो हमारी आँखों से तो दिखाई देते हैं, हमारी आँखों में वो दिखाई दे जाते हैं, पर क्या इनसे भी सूक्ष्म जीव होते हैं? तो बच्चों इनसे भी सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं। हम देखते हैं क्रियाकलाप 4। आवश्यक सामग्री में हम तालाब या पोखर का पानी लेंगे, कांच की स्लाइड लेंगे, सूक्ष्मदर्शी यंत्र लेंगे। ठीक है। विधि देखेंगे। किसी तालाब या पोखर के पानी की एक बूंद कांच की स्लाइड पर रखकर सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखें क्या दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हम स्लाइड में थोड़ा सा पानी, और हम कहाँ का पानी लेंगे? तालाब या फिर किसी पोखर का पानी लेंगे और कांच की स्लाइड में रख देंगे और सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम देखेंगे। तो हमें जो भी दिखाई देगा, जैसे कि हम अवलोकन करेंगे, कुछ हिलती डुलती आकृतियाँ दिखाई देती हैं। ये जल में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव हैं, जैसे स्पायरोगायरा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि। बच्चों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में पैरामीशियम, स्पायरोगायरा और यूग्लिना। तो ये हमें जब किसी तालाब या फिर पोखर का पानी लेते हैं और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब हम देखते हैं, तो बच्चों इस प्रकार से डायग्राम, इनकी आकृति और हिलती डुलती हुई दिखाई देती है हमें, है ना। देखेंगे हाथी बड़ा जंतु है ना। हम सभी जानते हैं हाथी बड़ा जंतु है, परंतु क्या आप जानते हैं कि हाथी से भी बड़ा जंतु ब्लू व्हेल है
है ना। ब्लू व्हेल के बारे में आप सभी सुने होंगे, बड़े बड़े समुद्रों में पाए जाते हैं ब्लू व्हेल, जो समुद्री जंतु हैं, है ना। ये ब्लू व्हेल समुद्री जंतु हैं। ब्लू व्हेल का भार 30 वयस्क हाथियों के बराबर होता है। कुछ पौधों के फूल बहुत छोटे होते हैं तो कुछ के बहुत बड़े। इसी प्रकार कुछ पौधे के बीज धूल के कण के समान होते हैं तो कुछ के बहुत बड़े। आपने सबसे बड़ा फूल किस पौधे का देखा है और सबसे बड़ा बीज किस पौधे का देखा है? तो बच्चों, आप सभी जानते होंगे किस पौधे का सबसे बड़ा बीज होता है, किस पौधे का सबसे छोटा बीज होता है। यदि आपके घर के आसपास में ऐसा कोई पौधा है तो आप ज़रूर उनके बीजों को देखें, ठीक है, फूलों को देखें। अब यहाँ पर हम देखेंगे भोजन में विविधता, है ना। ये अपना जो भोजन करते हैं बच्चों, उनमें भी भिन्नताएं पाई जाती हैं, यानी कि सजीवों में भोजन में भी विविधता पाई जाती है। जैसे देखिए, हमारा पर्यावरण अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि पौधे स्वपोषी होते हैं, है ना। इन्हें स्वपोषी कहते हैं, परपोषी नहीं कहा जाता। स्वपोषी इसलिए क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है ना। ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं भोजन के लिए। जो पौधे स्वयं भोजन नहीं बनाते वे दूसरे पौधों से अपना भोजन लेते हैं, जैसे अमरबेल, है ना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में भी, ये अमरबेल है बच्चों। किस प्रकार से ये एक पौधा है, उस पर ये लिपटा हुआ है ये पौधा, और ये इस पौधे से अपना भोजन प्राप्त करता है। इन्हें हम परजीवी कहते हैं, ठीक है। ये जो अमरबेल का पौधा है, इन्हें हम परजीवी कहते हैं क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं निर्माण कर सकते हैं ना, स्वयं नहीं बनाते। ये इस पौधे के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ पौधे मृत एवं सड़े गले पदार्थों का भोजन के रूप में लेते हैं। बच्चों, आप सभी यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं जो कुकुरमुत्ता है, इसे मशरूम भी कहा जाता है। तो ये मृतोपजीवी ये कहलाते हैं। ये क्या करते हैं, ये पौधे जो हैं कुछ मृत एवं सड़े गले पदार्थों को भोजन के रूप में ये लेते हैं, उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे कि कुकुरमुत्ता 7.8 ब नंबर, है ना। फफूंद आदि जितने भी और फफूंद होते हैं उन्हें भी हम देखेंगे बच्चों, तो वो भी अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं, ठीक है, सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। कुछ पौधे स्वपोषी होते हैं किंतु कीटों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, इन्हें कीटभक्षी कहते हैं। यहाँ पर कलश पादप का आप सभी डायग्राम देख रहे हैं, किस प्रकार से स्ट्रक्चर बना हुआ है कलश की तरह। ये वाला आप देख सकते हैं किस प्रकार से पौधे में कलश की संरचना जैसे ये लता के समान दिखाई दे रही है बच्चों। ये क्या करते हैं, ये पौधे कीटों का भक्षण करते हैं, है ना। ये स्वयं पोषी होते हैं, यानी कि कीट यहाँ पर जब इन पत्तों के समान इनके ढक्कन दिखाई दे रहे हैं आप सभी को, इनमें ये कीटे चिपक जाते हैं और ये बंद हो जाते हैं और इनमें पाचन की क्रिया हो जाती है। जब तक ढक्कन बंद होती है तब तक इनमें पाचन की क्रिया होती है, और जब ये ढक्कन खुलती है तो पाचन कंप्लीट होता है, तभी ये जो ढक्कन है ये खुलता है ना। तो इस प्रकार से कीटों का भक्षण करते हैं और कीटों के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कलश पादप, तुम्बी लता आदि 7.8 स जीव शाकाहारी, मांसाहारी एवं सर्वाहारी होते हैं, है ना। ये शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं और सर्वाहारी भी होते हैं। आपने देखा कि विभिन्न जीवों में भोजन संबंधी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, विविधताएं पाई जाती हैं। तो विविधताओं को ही विभिन्नताएं कहा जाता है बच्चों। विभिन्नताएं मतलब अलग अलग विभिन्नताएं पाई जा रही हैं। इन सभी पौधों के जो भोजन करने का जो बच्चों आप सभी देखते हैं जो भोजन करने का इनका तरीका है वो अलग अलग है, ठीक है। इसमें अमरबेल ये दूसरे पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। मृतोपजीवी जो है मशरूम, ये भी मृत सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ये कलश पादप जो पौधा है ना, ये अक्सर पानियों में उपस्थित होता है, पानी में पाया जाता है, समुद्रों में। ये
कीटों का भक्षण करके अपना भोजन करते हैं, कीटों को खाकर अपना भोजन करते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों आवास के आधार पर विविधता। सजीवों को आवास के आधार पर स्थलीय, जलीय एवं मरुस्थलीय में विभाजित किया गया है। आप सभी जानते हैं बच्चों, है ना, स्थल में जीव जंतु पाए जाते हैं, आप सभी देखे हैं। जल में भी जीव जंतु पाए जाते हैं, मरुस्थलीय में भी जीव जंतु पाए जाते हैं। तो इनके आधार पर विभाजित किया गया है। जैसे कि नंबर में स्थलीय जंतु एवं पौधे। ऐसे जंतु एवं पौधे जो स्थल पर पाए जाते हैं स्थलीय कहलाते हैं। जैसे गुलाब, मनुष्य, घोड़ा, शेर, गाय, बकरी, नीम, बरगद, आम आदि, है ना। जो मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सभी स्थलीय कहलाते हैं, है ना। और ये स्थलीय जंतु एवं पौधे के नाम दिए हुए हैं। अब हम देखेंगे ब नंबर में जलीय जंतु एवं पौधे। तो जलीय जंतु कौन कौन है, पौधे कौन कौन हैं, उनको वर्गीकृत किया गया है, अलग से विभाजित किया गया है। तो यहाँ देखेंगे हम ऐसे जंतु एवं पौधे जो जल में पाए जाते हैं उन्हें जलीय जीव कहते हैं। जैसे मछली, कमल आदि। जलीय जंतुओं का आकार नौकाकार होता है। जैसे मछली। चित्र क्रमांक 7.9 का नंबर हम देखेंगे। इनका जो आकार होता है बच्चों, ये नौकाकार होता है ना। जैसे कि जो नाव कहा जाता है ना, पानी में बैठकर जो बोट में जाते हैं उसे नाव कहते हैं, ठीक है। तो ये नाव के आकार का होता है, ठीक है। तो जलीय जंतुओं का जो आकार होता है बच्चों, नौकाकार के आकार का होता है। और हम देखते हैं बच्चों पैरों में पाद जाल पाया जाता है ना। कुछ के पैरों में क्या पाया जाता है, पाद जाल पाया जाता है। जैसे मेंढक और बतख। मेंढक और बतख में पैरों में पाद जाल पाया जाता है। जलीय पौधों के जड़ों एवं तनों में हवा से भरी हुई विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं, है ना। जलीय जो पौधे होते हैं बच्चों, जल में पाए जाने वाले, उनमें क्या पाया जाता है, उनकी जो संरचना, तनों में हवा भरी होती है, जड़ों एवं तनों दोनों में हवा भरी होती है। विशेष संरचनाएं भी पाई जाती हैं जिससे उन्हें पानी की सतह पर तैरने में सहायता मिलती है ना। जो एयर भरा होता है बच्चों, हवा, उसके वजह से वो क्या करते हैं, पानी में तैर पाते हैं। जैसे देखेंगे जलकुंभी आदि। चित्र 7.9 का ब नंबर हम देखेंगे। ये क्या, इनकी जड़ें होती हैं जो बच्चों, इनमें भी हवा भरी हुई होती है। इनकी जो तना आपको फूला फूला गुब्बारे की तरह दिख रहा होगा, इनमें भी हवा भरा होता है, जिसके कारण से ये पानी में भी तैर पाते हैं, है ना। इसी प्रकार हम देखेंगे पोखर में पाए जाने वाले, यानी कि आपके आसपास के तालाब, पोखर में पाए जाने वाले जलीय पौधों एवं जंतुओं की सूची बनाएं तथा चित्र भी बनाएं। ऐसे जंतु जो जल एवं स्थल दोनों में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं, है ना। उदाहरण है मेंढक, मगर, कछुआ, ठीक है। ये मगरमच्छ को ही मगर कहा जा रहा है। कछुआ और मेंढक, इन्हें आप पानी में भी देखेंगे, स्थल में भी देखेंगे, ये दोनों जगह रह सकते हैं, इसलिए हम इन्हें उभयचर कहते हैं। अब हम देखेंगे स नंबर मरुस्थलीय जंतु एवं पौधे। आप सभी जानते हैं मरुस्थलीय किसे कहा जाता है, जहाँ पानी की कमी होती है, ठीक है, जहाँ सूखा अधिक होता है। तो देखिए मरुस्थल यानी रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु एवं पौधे मरुस्थलीय कहलाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले जंतुओं एवं पौधों में विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे ऊँट के पैर के तलवे गद्दीदार होते हैं, नागफनी का तना मार्शल होता है तथा पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं, है ना। जो नागफनी है इनका तना क्या होता है, मार्शल होता है, यानी कि मोटी गद्देदार की तरह होता है, तथा जो इनकी पत्तियां होता है ये कांटों में बदल जाती हैं। चित्र 7.9 स नंबर में हम देखेंगे कि नागफनी का पौधा है बच्चों।
इनका जो तना होता है मांसल होता है, पर जो इनकी पत्तियां होती हैं फिर क्या होती हैं, कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, कांटों में बदल जाती हैं। कक्षा में साथियों से चर्चा कर अन्य मरुस्थलीय जंतुओं और पौधों के विषय में जानकारी एकत्र करें तथा चित्र बनाएं। तो बच्चों, आप सभी सोच रहे होंगे जो रेगिस्तान के पौधे हैं वो कांटों में अधिकतर क्यों दिखाई देते हैं। तो आप सभी जानते हैं वहाँ पानी नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो जो पौधे हैं वे अपने पानी को वाष्पोत्सर्जन न करने के लिए क्या करते हैं, ये पानी को अपने में ही समा के रखने के लिए इनकी जो पत्तियां हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। जब कांटों में रूपांतरित होती हैं तो इनमें से जो पानी है वाष्प बनकर बाहर नहीं निकल पाता है, ठीक है, अधिक मात्रा में वाष्पित नहीं होता है, जिससे इन्हें पानी आसानी से इनमें पानी रहता है ना, और ये जीवित रह पाते हैं। जहाँ पर पानी नहीं भी होता है वहाँ भी ये जीवित रह पाते हैं, क्योंकि ये कांटों में रूपांतरित इनके पत्तियाँ होती हैं। इसी प्रकार से और भी जो पौधे हैं, जैसे कि हम देखेंगे बच्चों, जो बबूल का होता है, बबूल है ना, जो बबूल का पौधा भी आप लोग सुने होंगे। इनके जो पौधे होते हैं ये भी कांटेदार होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से कंटीले पौधे रेगिस्तान में अधिक पाए जाते हैं। 7.4 वर्गीकरण की आवश्यकता। तो बच्चों, हम देखेंगे कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना, और क्यों है आवश्यकता वर्गीकरण की। तो हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, है ना, मतलब अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं जिनकी संरचनाएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। इन सभी जीवों को अलग अलग अध्ययन करने में कठिनाई होती है ना। इन सभी जीवों का अलग अलग अध्ययन करने में क्या होता है, कठिनाई होता है। यदि हम समान गुण वाले जीवों को एक वर्ग में रख दें तो यह जीव का अध्ययन करने में उस वर्ग के अन्य जीवों की भी सामान्य जानकारी प्राप्त हो जाती है ना। इस प्रकार अध्ययन की सुविधा के लिए जीवों के वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, आप सभी जान चुके होंगे कि जीवों की जो सामान्य जानकारी प्राप्त करने के लिए उनका वर्गीकरण किया जाता है। समान गुण वाले जो जीव जंतु होते हैं उन्हें एक वर्ग में बांटा जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लो उभयचर वाले जंतु होते हैं, उन्हें हम एक वर्ग में बांट दिए, जैसे मेंढक हो गए और आपके मगरमच्छ हो गए, कछुआ हो गए, है ना। इन्हें एक वर्ग में बांट देंगे तो इनके जो गुण हैं वो काफ़ी मिलती जुलती एक समान होंगी, काफ़ी चीज़ें एक जैसे होंगे। उसी प्रकार से और जो जीव जंतु होते हैं उनको एक एक वर्ग में बांट देंगे। जैसे कि देखिए 7.5 में सजीवों का वर्गीकरण किया गया है। जैसे सभी सजीवों को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक पौधे और एक जंतुओं में, ठीक है। तो फर्स्ट पौधों का वर्गीकरण देखेंगे। पौधों के आकार, तने की प्रकृति व जीवन अवधि के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जा सकता है ना। तो किन किन के आधार पर पौधों का जो वर्गीकरण किया गया है, तो उनके जो तने की प्रकृति होती है, उनकी जो जीवन अवधि काल होती हैं, उनके आधार पर इनका वर्गीकरण हुआ है। देखिए इन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है क नंबर शाक, ख नंबर है झाड़ी, ग नंबर है वृक्ष और ख नंबर है आरोही या पेड़ या लता, ठीक है। आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं डायग्राम। शाक किस प्रकार से ये शाखित होते हैं, ये झाड़ी नुमा संरचना वाले होते हैं, और वृक्ष और लता। तो बच्चों यहाँ पर हम पढ़ेंगे शाक, झाड़ी, वृक्ष, आरोही, ये इनके अंतर्गत कौन कौन से पौधे आते हैं और ये कठोर होते हैं, मुलायम होते हैं, इन सभी के बारे में देखेंगे। आप सभी जानते हैं बच्चों जो झाड़ी नुमा वाले पौधे किस प्रकार से होते हैं, वृक्ष कैसे होते हैं, शाखित पौधे कैसे होते हैं, लतादार पौधे कैसे होते हैं, है ना। सबसे पहले हम देखेंगे क नंबर में शाक, ठीक है। ये छोटे आकार के पौधे होते हैं जिनका तना मुलायम हरा होता है। इनका जीवन काल 1 वर्ष से अधिक नहीं होता है ना। ये जो शाखित पौधे हैं बच्चों, ये सिर्फ 1 साल ही जीते हैं। ये 1 साल का ही
इनका जीवन काल होता है, अतः इन्हें एक वर्षीय पौधे कहते हैं। उदाहरण हम देखते हैं धनिया, गेहूँ, धान, है ना, ये शाखित होते हैं। ये गेहूँ धान के समान ही इनकी संरचनाएं निकली हैं। अब हम देखेंगे ख नंबर झाड़ी। ये मध्यम ऊंचाई के पौधे होते हैं जिनके तने साग की तुलना में अधिक कड़े होते हैं। ठीक है, इनकी हम देखेंगे जो साग मुलायम होता है, पर उनकी तुलना में ये अधिक कड़े होते हैं। इनका जीवन 1 से अधिक वर्षों का होता है, अतः इन्हें बहुवर्षीय पौधे कहते हैं। उदाहरण गुलाब, बेशरम, बेर, है ना। ये पौधे आपको झाड़ी नुमा दिखाई देंगे बच्चों, गुलाब, बेर और बेशरम, है ना। और ये बहुवर्षीय होते हैं, मतलब कई वर्षों तक ये रहते हैं। ग नंबर देखेंगे हम वृक्ष। ये ऊंचे तथा बड़े आकार के होते हैं, है ना। ये ऊंचे भी होते हैं और बड़े आकार के होते हैं। इनके तने मोटे तथा बहुत अधिक कड़े काष्ठीय होते हैं। वृक्ष बहुवर्षीय पौधे हैं, जैसे आम, इमली, बरगद, पीपल, नीम, ये सभी पौधों का नाम है। जो वृक्ष बड़े बड़े ऊंचे आकार के होते हैं, है ना, इनके जो तने मोटे होते हैं, काष्ठीय होते हैं। अब हम देखेंगे घ नंबर आरोही, यानी कि बेल या फिर लता। इन पौधों का तना लंबा किंतु कमज़ोर होता है ना। इन पौधों का जो तना होता है ये काफ़ी लंबा होता है, पर क्या होता है, कमज़ोर होता है, अतः ये किसी आधार के सहारे ऊपर चढ़ते हैं। इनका जीवन काल 1 वर्षीय, द्विवर्षीय या बहुवर्षीय होता है। उदाहरण हम देखते हैं मटर, लौकी, तुरई, कुम्हड़ा और बोगनविलिया। ठीक है, ये बोगनविलिया और लौकी ये सभी क्या है, लतादार पौधे होते हैं, जो कि इनका जीवन काल 1 वर्षीय भी होता है, द्विवर्षीय भी होता है और बहुवर्षीय भी होता है। ठीक है, क्रियाकलाप 5 देखेंगे बच्चों। आपने अपने आसपास के कुछ पौधों का अवलोकन करें तथा प्राप्त निष्कर्षों को सारणी 7.2 को अपनी कॉपी में बनाकर लिखें। तो यहाँ पर सारणी 7.2 दी गई हुई है बच्चों। यहाँ पर पौधों का नाम दिया हुआ है, जैसे कि सरसों, गुलाब, आम, कुम्हड़ा, और यहाँ पर 5, 6, 10 तक आप सभी को नाम लिखना है और पौधों का, और उनका लिखना है आपको तने की विशेषताएं, है ना, कि मोटा है, पतला है, भूरा है, हरा रंग का है, कौन से कलर का है, मुलायम है या फिर कठोर है, शाखीन है या फिर शाखायुक्त है ना। शाखाहीन मतलब कि वो शाखा रहित है, शाखा नहीं है ना, या शाखायुक्त है। तने में वृद्धि सीधा हो रहा है या भूमि के समांतर आधार के सहारे हो रहा है, उसके बारे में आपको लिखना है। तने की ऊंचाई कम है, मध्यम है या फिर अधिक है, उन्हें लिखना है। जीवन अवधि इनका 1 वर्ष है, द्विवर्षीय है या फिर बहुवर्षीय है, उनके बारे में लिखना है। पौधों का प्रकार शाख है, झाड़ी है, वृक्ष है या फिर आरोही है, तो उनके बारे में हम लिखेंगे। जैसे हम देखते हैं बच्चों सरसों, है ना, तो सरसों कैसा होता है, पतला होता है या मोटा होता है, तो पतला होता है। कौन से कलर का होता है, हरा रंग का होता है। और कठोर होता है या मुलायम, तो सरसों मुलायम होता है। और शाखाहीन है या फिर शाखा युक्त है, तो बच्चों ये शाख वाले पौधे में आते हैं, है ना, शाखा युक्त पौधे में आते हैं। हम देखेंगे जो सीधा है, भूमि के समांतर आधार के सहारे है, तो ये सीधा है बच्चों। और तने की ऊंचाई कम है, मध्यम है या अधिक है, तो क्या होती है, जो तने की ऊंचाई होती है कम होती है। जीवन अवधि देखेंगे तो सरसों 1 वर्षीय होती है बच्चों। और पौधों का जो प्रकार है वो किसके अंतर्गत आएगा, शाक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखते हैं गुलाब। तो ये क्या होता है, मोटा होता है और भूरे रंग का भी होता है, हरे रंग का भी होता है। मुलायम है, तो ये मुलायम या कठोर, तो गुलाब कठोर होता है। शाखा युक्त, तो ये शाखाहीन होते हैं बच्चों गुलाब। और तने में जो वृद्धि है वो सीधा होता है ना।
और तने की ऊंचाई क्या होती है? मध्यम होती है। और जीवन अवधि ये द्विवर्षीय बहुवर्षीय भी होते हैं, है ना। तो जो गुलाब है वो बहुवर्षीय होते हैं। पौधे का प्रकार है तो एक किस प्रकार है? शाख है, झाड़ी है तो झाड़ी है ना बच्चों। ये सभी आप सभी को ध्यान देना पड़ेगा। जो आम है आप सभी जानते हैं ये वृक्ष के अंतर्गत आते हैं। कुम्हड़ा है, ये सभी कुम्हड़ा आरोही में आते हैं, है ना, लतादार पौधे में आते हैं। तो इनके लक्षणों को आप लोग यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, और भी पौधों के नाम लिखेंगे, और आप सभी को उसके बारे में अपनी कॉपी में लिख कर आप मेरे नंबर पर सेंड करेंगे। ये सारणी 7.2 ही आप सभी का होमवर्क है, ठीक है। इनके बारे में सरसों कौन सा पौधा है ये सभी आप लोग लिख कर बताएंगे, ठीक है बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।